हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी मैराथन क्लासेस चल रही है। इसमें हम ऑलरेडी पार्ट 5 तक देख चुके हैं। आज हम इसके करने जा रहे हैं पार्ट 6। ठीक है, आज कौन सा होगा? इसका पार्ट 6 होगा। पार्ट 5 तक हम कर चुके हैं। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है वो इनको कंप्लीट कर लीजिए पार्ट 5 तक। अब देखिए, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वन्य जीव संरक्षण, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या सरकार ने प्रोविजंस किए हुए हैं। सबसे पहला तो नेशनल पार्क्स फॉर्मेशन किया है, जिसे राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं। फिर उसके बाद में अभ्यारण्य बना रखे हैं जिन्हें सेंचुरीज बोला जाता है। तीसरे, बाघ संरक्षित क्षेत्र, मतलब जो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है उनकी बात करेंगे। फिर चौथे नंबर पे हम देखेंगे आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित कौन से होते हैं? जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है। फिर जैव विविधता उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क्स देखेंगे 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे देखेंगे जैव विविधता विरासत स्थल। और 7वें नंबर पे होगा आखेट निषेध क्षेत्र। तो आ जाइए, इनको देखते हैं एक एक करके। इनमें से आपके एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, जो राष्ट्रीय पार्क्स होते हैं इनकी स्थापना कौन करता है? इनकी स्थापना करती है इंडियन गवर्नमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। ये हिल जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पार्क की कौन मतलब एस्टेब्लिश करता है। ये इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है ना। अब इसके लिए एक वो बना रखा है। कौन सा अधिनियम बना रखा है? इसके लिए एक्ट है। अधिनियम को बोलते हैं एक्ट बोला जाता है। ठीक है। अब वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये कई बार पूछा गया है इस एक्ट के बारे में। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा हो गया? 1972। इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए। एग्जाम में इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको ये चीज़ आनी चाहिए। देखिए, अब राजस्थान में ये कानून कब से लागू हुआ है? 1973 से। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है? 1972 है। और राजस्थान में कब से लागू हुआ? 1973। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये राष्ट्रीय पार्क, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 3 राष्ट्रीय नेशनल पार्क्स हैं, है ना। इंग्लिश बोलेंगे तो नेशनल पार्क। अब देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हो गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा हो गया मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पॉइंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है एक तो नेशनल पार्क में, और दूसरा होता है टाइगर रिजर्व्स में। ठीक है, तो राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? पहला, ये रणथंभौर टाइगर नेशनल पार्क है, तो ये सीधे सीधे इसको टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हैं आप। इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक है, ये हमारा पहला क्या है? टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। SM कर देता हूँ इसको। फिर दूसरा हमारा टाइगर रिजर्व है सरिस्का। तीसरा हमारा टाइगर रिजर्व है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, सरिस्का कहाँ पर है? अलवर। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? कोटा। और देखिए, अब जो लेटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि अभी ये 4th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है रिसेंटली में, रामगढ़। कौन सा? रामगढ़ विषधारी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि रामगढ़ विषधारी जो ये टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ लोकेटेड है ना। इसकी लोकेशन बताइए। चलिए, बूंदी। ठीक है, कहाँ पर? बूंदी में। कोटा में कौन सा गया? मुकुंदरा हिल्स हो गया। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। तो ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ जी, अब देखिए, देखो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए, इस चार्ट को, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि देखो, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, इन दोनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज। रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। बाकी केलादेव क्या है? ये हमारा नेशनल पार्क है। फिर मुकुंदरा हिल्स क्या है? ये एक टाइगर रिजर्व भी है। तो 2 नेशनल पार्क, 2 टाइगर रिजर्व है, बाकी 2 एक्स्ट्रा टाइगर रिजर्व्स हैं। केवलादेव तो क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है ये, है ना, बर्ड सेंचुरी है। कौन सा? केलादेव।
और बाकी ये हो गए सरिस्का और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे 2 टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर लोकेटेड है? सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर में है, कभी आप जाएं तो देख कर आइएगा इसको। अब देखिए सवाई माधोपुर जिले में स्थित ये कितने 392 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सी ईयर में? 1955 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। 1973, क्योंकि 1972 का तो क्या है, एक्ट ही है जो ये क्या प्रोविज़न करता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसी भी फॉरेस्ट को टाइगर रिजर्व घोषित कर सकती है। इसे 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेशनल पार्क कब बनाया गया था? 1980 में। वर्तमान में इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम कर दिया गया है। इस उद्यान में त्रिगणेश का मंदिर है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। त्रिनेत्र गणेश का, त्रिनेत्र होगा ये, त्रिगणेश नहीं त्रिनेत्र। ठीक है, ये त्रिनेत्र याद रख ले यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रणथंभौर पार्क में कितनी है? 6 झीलें हैं और यहाँ से क्या है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये 6 झीलें कहाँ पर हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। पहली कौन सी हो गई? पदम तालाब। दूसरी कौन सी हो गई? रामबाग। तीसरा कौन सा हो गया? मलिक तालाब। मलिक तालाब याद रखना है, पदम तालाब याद रख सकते हैं, रामबाग तालाब याद रखना है, मानसरोवर, लाहपुर, गिलई। ठीक है, इस तरीके से 6 तालाब हैं। अब जैसे मानसरोवर हो गया, रामबाग हो गया, ये जयपुर के अंदर जगहों के नाम है ना, तो आप इसे याद रख सकते हैं। जयपुर के अंदर 2 जगह हैं, एक रामबाग है, एक मानसरोवर है, तो इन दोनों के नाम पर 2 तालाब हैं। कहाँ पर? यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर, या फिर सवाई माधोपुर ऐसे बोल सकते हैं। कैसे भी याद रख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रख लीजिए। वैसे तो याद तो आपको क्या रखना है, रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर है। अब देखिए लाहपुर, गिलई, ये कहाँ पर हैं? ये दोनों भी रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर ही तालाबों के नाम हैं, आपको याद रखने हैं, ये 6 के 6 तालाब। अब ये देखिए उत्तर में कौन सी? बनास नदी, और दक्षिण में कौन सी? चंबल नदी से घिरा हुआ है। कौन सा? रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर के बाघ परियोजना क्षेत्र को रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, रणथंभौर बाघ परियोजना को किससे जोड़ दिया गया? रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी से जोड़ दिया गया और इसको 4th टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी को कौन सा बनाया गया? 4th टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ये अच्छे से याद रखना है। रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी कौन सा हो गया? 4th टाइगर रिजर्व हो गया। और देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए केला देव कहाँ पर, देखो आप लोकेशन भी देख सकते हैं। सवाई माधोपुर की लोकेशन ये रही राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर है, ये रही सवाई माधोपुर। कभी आप जाएँ सवाई माधोपुर में घूम कर आएँ। ये रहा जयपुर, जयपुर से जाएंगे सवाई माधोपुर। यहाँ पे कौन सा हो गया? रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक है, आपको याद रखना है रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। अब देखिए केला देव घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ है? ये लोकेटेड है भरतपुर में, अभी आपको ऊपर जस्ट बताया है। ठीक है, भरतपुर में, कभी भरतपुर जाइए तो इसको जरूर देख कर आना। ये राष्ट्र का कौन सा है? 2nd नंबर का नेशनल पार्क है, 2nd, ये आपको पता होना चाहिए। 2nd नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है? केला देव। पहला कौन सा था? रणथंभौर। ठीक है, कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और ये केला देव कब है? भरतपुर में। ठीक, भरतपुर जिले की कौन सी नदियाँ? गंभीरी व बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा? केला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सी नदियाँ? गंभीरी प्लस बाणगंगा। अब देखिए बाणगंगा रिवर हमने आपके उसके बारे में पहले ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बताइए बाणगंगा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपसे पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ से जा रही है यमुना। ठीक है, अभी यमुना रिवर है, यमुना रिवर में जो राजस्थान की पहली रिवर हो गई बाणगंगा, जो सीधे पानी जाके मर्ज करती है यमुना में। दूसरी रिवर कौन सी है? दूसरी रिवर का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि जब रिवर्स पढ़ाई थी तब आपको बहुत अच्छे से ये सारी रिवरें पढ़ाई हुई हैं। अब देखिए 1956 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था और 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था और 1985 में इसे क्या कर दिया गया था? प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अब देखिए ये जो है ना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा? केला देव, तो इसको क्या है? रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व के नमभूमि क्षेत्रों में अंकित किया जाता है। अब ये रामसर कन्वेंशन क्या है? देखो रामसर कन्वेंशन है छोटा कर देता हूँ, 1971 में रामसर, ईरान। ठीक है, ईरान में एक कन्वेंशन होता है, वो साइन किया जाता है कि जितने भी दुनिया भर के वेटलैंड हैं, ठीक है, वेटलैंड बोलते हैं नम भूमि। ठीक है,
नम भूमि होती है ना, तो देखो नम भूमि कौन सी होती है, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया तालाब और ये हो गई लैंड, तो इन दोनों के बीच का ना तो ये तालाब हुआ, ना तो ये वाली जो लैंड है ना जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ना तो ये तालाब के अंदर आएगी ना ये ज़मीन के अंदर आएगी, ये एक तरीके से दलदली भूमि आएगी, जो पानी में मार्शी लैंड बोल सकते हैं, दलदली बोल सकते हैं, क्योंकि पानी तो इस साइड हो गया और यहाँ पर लैंड हो गई, ज़मीन हो गई। तो ना ये पूरी तरीके से सूखी होती है ना ये पूरी तरीके से गीली होती है, नम भूमि में आती है। तो इस तरह की जो नम भूमियाँ हैं उनके लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन किया गया था, जिसे रामसर कन्वेंशन बोला जाता है। कौन सी ईयर में, 1971 में, ईरान में पड़ता है। तो इसका कार्य यही है कि दुनिया भर के जितने भी वेटलैंड हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जिन पे बहुत मतलब अलग अलग प्रकार की स्पीसीज़ मिलती हैं जो प्राकृतिक तौर पर मतलब अतुल्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इन वेटलैंड्स का क्या है कंजर्वेशन करने के लिए इस तरीके से रामसर कन्वेंशन लेकर आए थे। पानी के देखो, पानी के पक्षियों के लिए केलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त पार्क है। पानी अजान बांध, यहाँ पर कौन सा है, एक अजान बांध है। कहाँ से प्राप्त होता है इसमें पानी जो आता है ना, राष्ट्रीय केलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पानी कहाँ से आता है, अजान बांध। अजान बांध, ये डैम का नाम याद रखना, अजान बांध कहाँ पर लोकेटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। अब देखिए, विदेशी पक्षी प्रजातियों में मुख्य आकर्षण कौन सा, दुर्लभ साइबेरियन क्रेन हो गया, सारस है ना, सायरस के बारे में आप सभी जानते हैं। इसके अलावा गीज, सफ़ेद मोर, पोर्चार्ड, लैपिंग है ना, बैकटेल, रोजी पेलिकन। रोजी पेलिकन क्या है, बर्ड हो गई, बर्ड है एक तरीके से, ठीक है, इत्यादि हैं। ये कहाँ से, रशिया से उड़ उड़ कर आती हैं। अभ्यारण्य स्थित पाइथन पॉइंट पर अजगर देखे जा सकते हैं। पाइथन होते हैं, पाइथन को अजगर ही बोला जाता है ना। पाइथन पॉइंट पे क्या देखे जाएंगे, अजगर देखे जाएंगे। अब देखिए, झील के साथ साथ भूमि पर भी कदम और अकेशिया के पेड़ों के घने जंगल पक्षियों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे क्या है, झीलें हैं, पेड़ हैं, सुंदर सुंदर, कभी आप जाएं तो ये देखना। मुकुंदरा हिल्स, ये कौन सा गया, तीसरे नंबर का हमारा नेशनल पार्क हो गया। 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ये कोटा व चित्तौड़गढ़ में कितने अप्रॉक्स 200 स्क्वायर किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का नाम दर्रा था, पहले इसका नाम क्या था, दर्रा था। बाद में 2003 में इसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, गागरोन दुर्ग, अबली मीणिका महल, रावण महल और भीम चोरी मंदिर, ये चारों आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्या है, एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ लोकेटेड है, इनकी लोकेशन पूछी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के अंदर लोकेटेड है। अब मुकुंदरा हिल्स में जो शैलियाँ मिलती हैं वो कैसे, मानवों द्वारा उकेरी गई हैं, मतलब ह्यूमन मेड्स हैं वहाँ सारी की सारी। अब आ जाइए, पढ़ते हैं अभ्यारण्य। देखिए, सरिस्का वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, ये नेशनल पार्क नहीं है, अभ्यारण्य 4 है ना। तो अब ये देखिए, ये अभ्यारण्य राजस्थान का कैसा दूसरा बाघ परियोजना है, सेकंड टाइगर रिजर्व है। 1979 में बाघ रिजर्व घोषित किया गया था। ये कितने स्क्वायर किलोमीटर चौड़ा है, लंबा चौड़ा है, 492 स्क्वायर किलोमीटर है, करीब करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर। आप ऐसे याद रख सकते हैं, याद रखने की ट्रिक है। अब ये देखिए, 1982 में राज्य सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। कब किया था, 1982 में। अब देखिए, सरिस्का कहाँ पर है, अलवर, ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है, अलवर में लोकेटेड है। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ये ग्रीन कबूतर कहाँ मिलेंगे, हमें सरिस्का अभ्यारण्य में मिलेंगे, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। देखो, चीज़ों को क्या है, लिंक करते जाओगे तो आपको याद रहेंगी। एक्चुअली क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो इसलिए सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अब देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब देखो, यहाँ पे लिख रहा है राष्ट्रीय, और डेजर्ट पार्क हो गया एक तरीके से, ये है ना, मरु उद्यान मतलब डेजर्ट पार्क। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नेशनल डेजर्ट, ठीक है, PARK, ठीक है। अब ये जो नेशनल डेजर्ट पार्क है, एक्चुअली क्या है, ये नेशनल डेजर्ट पार्क नेशनल नहीं है, इसके नाम के आगे नेशनल जरूर लिखा हुआ है, कहाँ चला गया, ठीक है, ये नेशनल जरूर लिखा हुआ है, परंतु ये नेशनल पार्क नहीं है। नेशनल लिखने के कारण ये नेशनल नहीं हो जाता है, ये डेजर्ट पार्क है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है जैसे राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं, तो नेशनल पार्कों में ये राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं आता है, इतना याद रखना। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। मरुस्थल में प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षित रखने, वन्य प्राणियों को सुरक्षण प्रदान करने, मतलब सुरक्षा, और करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के गर्भ में दबे हुए जीवाश्म को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉसिल्स, ठीक है,
फॉसिल्स को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 8 मई 1981 को राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? 8 मई 1981 को। यह अभ्यारण्य जैसलमेर व बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर में 3000 स्क्वायर किलोमीटर, कितना? 3000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ये याद रखना है। ये राजस्थान का राज्य पक्षी गोड़ावण, कौन सा? गोड़ावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, ठीक है। इस अभ्यारण्य में प्रकृति के अद्भुत करिश्मे के रूप में लाखों वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म के 25 वुड फॉसिल विद्यमान है। इसीलिए क्या है, एक्चुअली क्या, या तो आप उसको डेजर्ट नेशनल पार्क बोल सकते हैं या फिर फॉसिल वुड नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, फॉसिल वुड, फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल वुड नेशनल पार्क, ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ से भी ऐसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, संरक्षण प्राप्त राज्य पक्षी गोड़ावण एवं अभ्यारण्य में स्वच्छंद निवास करता है आकाल वुड फॉसिल पार्क, ठीक है। आकाल वुड आ गया ना, चाहे फॉसिल वुड नेशनल पार्क बोल दीजिए, आकाल वुड फॉसिल पार्क बोल दीजिए, जैसे भी आपका मन हो वैसे बोल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। आकाल वुड फॉसिल पार्क भी बोला जाता है। जयसंबंध वन्यजीव अभ्यारण्य, देखो इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में की गई थी। यह अभ्यारण्य उदयपुर से लगभग कितना? 52 किलोमीटर दूर है। कौन सा? जयसंबंध। अब दूसरा पढ़ रहे हैं, जयसंबंध, ठीक है। और यह कहाँ पर होगा? जयसंबंध, बताइए। चलो, उदयपुर के अंदर है जयसंबंध। जयसंबंध झील पड़ी थी अपन ने, याद करें तो ये कहाँ पर है? उदयपुर में। दक्षिण पूर्व में जयसंबंध झील में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु स्थापित किया गया है। इस अभ्यारण्य में लकड़बग्घा, बघेरा, सियार, चीतल, चिंकारा, जंगली सुअर और नीलगाय पाए जाते हैं। तो कभी आपको नीलगाय देखनी हो, जंगली सुअर देखने हो एक साथ, तो आप कौन से नेशनल पार्क में जाएंगे? मतलब अभ्यारण्य में जाएंगे। अब जयसंबंध वन्यजीव अभ्यारण्य में जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जयसंबंध जो अभ्यारण्य है, यहाँ पर रूठी रानी का महल है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि रूठी रानी का महल कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में है, ठीक है। उदयपुर याद रखना है एक तो, ठीक है। और उसके पहले ये याद रखना है कि ये जयसंबंध झील के किनारे है। अब ये ताल छापर अभ्यारण्य। अब ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? सबसे पहले तो काले हिरणों के फेमस है। कहाँ पर है? चूरू में, ठीक है। चूरू याद रखना है आपको। चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में स्थित ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों व प्रवासी पक्षियों, कौन सा? कुरुंजा की शरणास्थली है ना, कुरुंजा या फिर काले हिरण, आपको ये याद रखना है। यहीं से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया इस वाली लाइन से। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए खुद से, ठीक है। एक तो काले हिरण हो गया, और कौन से? कुरुंजा पक्षी। कुरुंजा पक्षियों की क्या कहानी है? कुरुंजा पक्षी वो हैं कि जब जिन स्त्रियों के पति क्या होते हैं, बॉर्डर पे गए हुए हैं, है ना, घर से बहुत दूर गए हुए हैं, तो उनकी याद में उनकी पत्नियां कुरुंजा पक्षी से अपने पत्र भिजवाती हैं, ठीक है। इस तरीके से राजस्थान में क्या है, लोकगीत भी गाए जाते हैं। आपको पता होंगे, वर्षों के मौसम में इस अभ्यारण्य में मोथा घास, कौन सा? मोचिया साइप्रस रोडेंटस, ठीक है, उगती है। कौन सा? मोथा घास, याद कर लीजिए, मोथा। आपको मोथा जरूर पता होना चाहिए, साइंटिफिक नेम याद हो ना हो, पर यू कैन लर्न दिस मोथा ग्रास। अब देखिए, वन विहार अभ्यारण्य। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? 1955 में यह अभ्यारण्य धौलपुर से, ठीक है, 20 किलोमीटर दूर राम सागर झील के निकट, कौन से निकट? धौलपुर में राम सागर झील है, उसके निकट आगरा धौलपुर मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इसे पर्वतीय अभ्यारण्य में सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा एवं मोर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। और ये कितने स्क्वायर किलोमीटर है? ये 25, मतलब करीब करीब 26 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बस ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, माउंट आबू अभ्यारण्य। देखिए, माउंट आबू के बारे में राजस्थान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता हो, है ना, क्योंकि माउंट आबू क्या है? माउंट आबू सबसे सुंदर टूरिस्ट प्लेस है। ये हमारे जो हाईएस्ट चोटी है अरावली पर्वतमाला की, वो भी माउंट आबू में ही लोकेटेड है। क्या नाम है? गुरु शिखर। और ये कहाँ पड़ता है? सिरोही के अंदर, ठीक है। कभी आप सिरोही जाएं तो ये माउंट आबू जरूर घूम के आए। और जो हमारा गुरु शिखर है उसकी हाईएस्ट चोटी कितनी है? देखो, अलग अलग किताबों में अलग अलग है। कहीं आपको ये 1722 मीटर देखने को मिलेगी और कहीं आपको 1727 मीटर देखने को मिलेगी। हालांकि ये दोनों ही सही हैं।
अब आपके एग्जाम में मान लीजिए ये दोनों आ जाए तो 1727 करके आना है, और दोनों में से कोई एक आए तो फिर जो जो आएगा वो दोनों में से कर आएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से ये पूछा जाता है गुरु शिखर की हाइट सबसे ऊंची, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो माउंट आबू अभ्यारण्य है ये कितने एरिया में फैला हुआ है, ये 113 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है ना, किलोमीटर, 113 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखो इस क्षेत्र को क्या है, अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अब देखिए इस अभ्यारण्य में हमें क्या देखने को मिलते हैं, जंगली मुर्गे। यहाँ से क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य है, तो माउंट आबू अभ्यारण्य, ठीक है। माउंट आबू अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है, जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। और यहाँ पे हमें एक प्लांट की वैरायटी भी देखने को मिलती है जिसका साइंटिफिक नेम है डिक्लिप्टेरा, है ना। और यहाँ पे क्या बोला जाता है अपने राजस्थान में, आबू एंसिस नामक पादप, ठीक है। या तो डिक्लिप्टेरा बोल लीजिए या आबू एंसिस नामक पादप बोल लीजिए। ये हमें कहाँ मिलेगा, वेस्ट में सिर्फ माउंट आबू अभ्यारण्य में ही देखने को मिलता है, इसके अलावा ये कहीं नहीं मिलता, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा, डिक्लिप्टेरा या वो आबू एंसिस, ठीक है। एंसिस नामक प्लांट हो गया, तो डिक्लिप्टेरा याद रख लें, DK बोलो, DK 13 सुरूर, है ना, ऐसे कुछ करके गाना याद कर लीजिए और आपको याद रह जाएगा डिक्लिप्टेरा। बाकी देखो मुझे तो ऐसे याद करना पड़ा, बाकी आप बताइए अगर आपको कोई और ट्रिक आती हो तो उससे भी याद कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एस्ट्रोब्लेंथेस, ठीक है, कैलोसस, जिसे क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में, कारा कहा जाता है। और ये जो प्लांट है ये भी यहीं मिलता है ना, यहाँ पैदा होता है, कौन सा, एस्ट्रोब्लेंथिस कैलोसस, ठीक है, ऐसे याद रख लिए, कैलोसस। कैलोसस मतलब कैलोरीज होती हैं, कैलोसस कैसे भी याद रखिए, SK, ठीक है, SK नाम है, वो DK था, ये SK हो गया, ठीक है। तो ऐसे कारा के और एक कारा नाम का प्लांट है, ये कहाँ मिलता है, हमें यही मिलता है। देखो एग्जाम में आ जाएगा, आपने 2-3 बार अगर ये पढ़ा है, जैसे डिक्लिप्टेरा, एस्ट्रोब्लेंथस, कैलोसस, इस तरीके से नाम 2-3 बार बोले हैं तो आपको एग्जाम में हिट भी कर जाएंगे कि यार ये तो माउंट आबू में ही मिलते हैं। अब देखिए कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो कुंभलगढ़ अगर बोले जाए कुंभलगढ़ किला कहाँ है, तो वो राजसमंद करके आना है, ठीक है। और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेगा तो उदयपुर, राजसमंद में पाली में फैला हुआ है, ये अच्छे से याद रखना है ना। और ये क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला का ही भाग माना जाता है। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है, 586 स्क्वायर किलोमीटर है। यह अभ्यारण्य रीछ, भेड़िया, जंगली सुअर, जंगली मुर्गों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए जंगली मुर्गे, ठीक है, जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य था, हमने पढ़ा था माउंट आबू अभ्यारण्य। पर जंगली मुर्गे हमें कुंभलगढ़ में भी मिलते हैं, क्योंकि माउंट आबू के बाद सिरोही के बगल में उदयपुर, उदयपुर के बगल में राजसमंद और राजसमंद के बगल में पाली, इस तरीके से है, तो आसपास में ही है। तो यहाँ पे जंगली मुर्गे तो वैसे भी मिल रही हैं। साथ में यहाँ क्या मिलते हैं, रीछ, भेड़ियों, जंगली सुअरों के लिए फेमस है। और सिर्फ जंगली मुर्गे आ जाए तो क्या करके आएंगे, माउंट आबू अभ्यारण्य। और कुंभलगढ़ कब करेंगे, जंगली मुर्गों के साथ में जंगली सुअर है, जंगली भेड़िया हैं, रीछ है, तो हम क्या करेंगे, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य करेंगे। इस अभ्यारण्य में चौसिंगा भी पाया जाता है, 4 सिंगों वाला हिरण भी मिलता है यहाँ पर। अब अजय जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, घटेल, घटेल कहेंगे, क्या कहेंगे, घटेल, ऐसे याद रख लीजिए, घटेल। घटेल क्या है, 4 सिंगों वाला हिरण है। ये एक ऐसा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं, ये केवल भारत में ही पाया जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, व्हाट इज घटेल, ठीक है, घटेल याद रख लेंगे, 4 सींगों वाला घटेल, ठीक है, 4 सींगों वाला हिरण को घटेल कहा जाता है। और नर होता है, ये मादा नहीं होती, ठीक है। इस अभ्यारण्य के सृजन का मुख्य उद्देश्य भेड़ियों का संरक्षण, किसका, देखो यहाँ पर अपन ने ऊपर पढ़ाई था, भेड़िए, रीछ और भेड़िए, तो भेड़ियों को क्या है, प्रोटेक्शन देना है, मेन ऑब्जेक्टिव यही था। इस जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है इसका फॉर्मेशन क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पे भेड़िए मिलते हैं और भेड़ियों को हमें क्या था, प्रोटेक्ट करना था। देखो बनास नदी का उद्गम स्थल यही अभ्यारण्य है, यहीं से बनास नदी ओरिजिनेट होती है, ठीक है। आ जाइए, देखिए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर है, बूंदी। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर है, बूंदी में। और ये हमारे राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है, 4th क्या है, टाइगर रिजर्व, ठीक है, 4th टाइगर रिजर्व है, आप याद रख लीजिए। बूंदी जिले में स्थित ये अभ्यारण्य कितना, 252 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ क्या है, कौन से पेड़ मिलते हैं, धोकड़ा के वृक्ष मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में कौन से वृक्ष मुख्यतः मिलते हैं, तो धोकड़ा के वन मिलते हैं। यह बाघ परियोजना क्षेत्र के अलावा राजस्थान में एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ राष्ट्रीय पशु बाघ विचरण करते हैं, ठीक है। इस अभ्यारण्य को रणथंभौर के बाघों का
जच्चा केंद्र कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना। अब आ जाइए सीता माता। अब क्या ये एक्चुअली क्या अभी अभ्यारण्य के साथ में क्या हो गया है, 4th टाइगर रिजर्व हो गया, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर जिले में 423 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ पे, सीता माता अभ्यारण्य। बहुत बार पूछा जाता है, उड़न गिलहरी के लिए फेमस है ये, है ना, कई बार पूछा जाता है। आ जाइए आगे देख लेते हैं, अभी सारी चीज़ें आ जाएंगी आगे। ये राज्य सरकार ने सीता माता धर्मस्थली के चारों तरफ सघन वन क्षेत्र की परिस्थितिकी, वनस्पति एवं वन्य जीवों के महत्व को देखते हुए कौन सी, ये 1979 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में स्थित सीता माता अभ्यारण्य एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ प्राणी कौन सा, चौसिंगा। ठीक है, चौसिंगा मतलब एंटीलोप्स कौन से होते हैं, हिरणों को ही एंटीलोप इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4 सिंगों वाला हिरण और उड़न गिलहरी। अभी अपन ने सीता माता अभ्यारण्य से पहले कौन सा देखा था, अपन ने पढ़ा था कुंभलगढ़, और वहाँ पे भी चौसिंगा मिलता है हमें। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें चौसिंगा, उड़न गिलहरी मिलती हैं, पर ये स्पेशल किस लिए सीता माता अभ्यारण्य में, उड़न गिलहरी। ये उड़न गिलहरी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उठा के किताबें देख लीजिए। यहाँ क्या मिलती है, उड़न गिलहरियाँ मिलती हैं हमें। ठीक है, ये याद रखना है। यह अभ्यारण्य क्षेत्र सागवान बांस मिश्रित वनों का देश में उत्तर पश्चिम सीमा है। अब यहाँ देखिए, सागवान वन मतलब टीके फॉरेस्ट। जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, जयपुर में। ठीक है, जमवाई रामगढ़ कहाँ पर है, जमवाई रामगढ़ जयपुर के अंदर मिलता है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर जिले में है। जमवाई रामगढ़ के पास लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में चिंकारा, नीलगाय, चीतल, लंगूर, मोर आदि जीव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या याद रखना, चीतल याद रख लीजिए, चीतल। ठीक है, चीतल कहाँ देखने को हमें मिलता है, चिंकारा, चीतल, नीलगाय, लंगूर, मोर। लंगूर मोर आपको सभी जगह मिल जाएंगे जनरली, है ना, नीलगाय मिल जाएगी, चिंकारा भी मिल जाएगा, पर चीतल यहीं पे मिलते हैं ना, जमवाई रामगढ़, ऐसे याद रखना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे अलग है, एक ही मिलता है, वो याद रखना जरूरी होता है। अब देखिए भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। अब भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़। गढ़ से याद रख लीजिए, गढ़ चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़। ठीक है, तो ऐसे मतलब अगर एग्जाम में आ भी जाए और आपको याद नहीं रहेगी यार भैंसरोडगढ़ मैंने कहाँ पढ़ा था, तो गढ़ से भी चित्तौड़गढ़ में लगाया आना। ठीक है, चित्तौड़गढ़ रावत भाटा मार्ग पर स्थित इस अभ्यारण्य की स्थापना 5 फरवरी 1983 को की गई थी। कब करी गई थी, 5 फरवरी 1983 को की गई थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यह अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। अब देखिए, अब ये जो घड़ियाल होते हैं, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, आ जाइए आपको लेके चलते हैं टूर पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये हो गए इंडियन घड़ियाल। ठीक है, तो ये इंडियन भैंसरोडगढ़ किसके लिए फेमस है, इन घड़ियालों के लिए, घड़ियालों की प्रजाति के लिए, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के दांतों की शेप देखिए, कुछ नीचे है, फिर कुछ ऊपर है, कुछ नीचे कुछ ऊपर है। जबकि एलिगेटर्स के दांत क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ ही सारे दिखाई देंगे। एक्चुअली क्या है, एलिगेटर जो पावर है, मस्कुलर पावर है, उसमें क्रोकोडाइल से कम होता है ना। बॉडी शेपिंग मतलब हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा कम होता है। और ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। आप इसके दांत देखें यहाँ पर, क्रोकोडाइल के कुछ नीचे हैं कुछ ऊपर है, तो ये बहुत ज़बरदस्त जबड़े हैं इसके एलिगेटर से ज़्यादा, है ना। और इंडियन घड़ियाल किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आ जाइए चलते हैं वापस अपनी जगह पर। अब देखिए, यह अभ्यारण्य एक लंबी पट्टी के रूप में चंबल एवं ब्राह्मणी नदियों के साथ फैला हुआ है। शेरगढ़ अभ्यारण्य। अब देखिए, शेरगढ़ अभ्यारण्य सन 1983 में घोषित। यह अभ्यारण्य 12 जिले में 98 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। इस अभ्यारण्य में सांभर, बघेर, देखो सांभर के लिए कौन सा है, शेरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, सांभर, बघेरा, जरख, रीछ, लोमड़ी, चीतल आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य सांपों का संरक्षण स्थल है। ठीक है, आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। और आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बंद बरेठा। बंद बरेठा कहाँ पर है, बंद बरेठा लोकेटेड है भरतपुर। ठीक है, भरतपुर में कहाँ पर है, भरतपुर में, आपको याद होना चाहिए। भरतपुर जिले में स्थित अभ्यारण्य 1985 में घोषित किया गया था। यह अभ्यारण्य पक्षियों के लिए, किसके लिए, पक्षियों के लिए फेमस है। और पक्षियों के लिए अपन ने एक दूसरा अभ्यारण्य भी पढ़ा था, है ना, नेशनल पार्क था, अभ्यारण्य तो क्या था, है ना,
नेशनल पार्क था वो तो कौन सा था जो भरतपुर में था, सबसे फेमस है, वर्ल्ड फेमस है ना। तो वहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए बंद बैराठा पे जो एक रिवर है, यहाँ से एक रिवर गुजरती है, कौन सी, काकुंड रिवर। यहाँ पर क्या है, एक डैम बनाया था, किसने बनाया था, महाराजा जसवंत सिंह ने स्टार्ट किया था 1866 में। और इसको कंप्लीट किसने कराया था, महाराजा राम सिंह ने इसको कंप्लीट करवाया था। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, ये फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ लोकेटेड है, आपको जगह का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, उदयपुर में। उदयपुर में भी कहाँ पर, 160 किलोमीटर दूरी पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है ना। उदयपुर में पश्चिम की तरफ जाएंगे, जैसे ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। अब जैसे मान लीजिए ये उदयपुर है, उदयपुर का सेंटर, तो इधर से जब पश्चिम की तरफ 160 किलोमीटर जाएंगे तो ये आपको फुलवारी की नाल अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। ठीक है, इस अभ्यारण्य की पहाड़ी से मानसी वाकल नदी, कौन सी, मानसी वाकल नदी, ये कई बार एग्जाम पूछा गया कि मानसी वाकल नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से ही ओरिजिनेट होती है। इस अभ्यारण्य में बाघ, बगेरा, चीतल, सांभर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बस्सी अभ्यारण्य, बताइए बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पर है, जितने लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ आप कभी जाएं तो बस्सी अभ्यारण्य जरूर घूम के आए। एक्चुअली क्या है, चित्तौड़गढ़ में भी ये कितना, जैसे मान लो जो चित्तौड़गढ़ है मेन, उससे 22 किलोमीटर दूर कस्बे में फैला हुआ है। 1988 में से अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये अभ्यारण्य किस लिए फेमस है, जंगली बाघों के लिए फेमस है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जंगली बाघ आपको याद रखने हैं। यहाँ देखो बघेरा, सियार, जरक, भेड़िया, मगरमच्छ, कछुए तथा उदबिलाव मिलता है। उदबिलाव के लिए फेमस कौन सा हो गया, जंगली बघेरा के लिए फेमस कौन सा हो गया, ये आपको ध्यान रखने हैं, है ना। जंगली बघेरा या उदबिलाव, ये दो चीज़ें आप याद रख लीजिए। आ जाइए, अब देखिए स्टूडेंट्स, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। देखिए रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य है कहाँ पर, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य है अजमेर, ये आपको याद रखना है, अजमेर, पाली प्लस राजसमंद। ठीक है, ये राजसमंद 3 डिस्ट्रिक्ट में। देखिए जब भी आप कभी रावली टोडगढ़ मतलब अजमेर, पाली, राजसमंद की तरफ जाएं तो इन अभ्यारण्यों को भी घूम कर आएँ, क्योंकि ये सब क्या है, देखो ये जो नज़ारे हैं दुनिया के, ये तो देखने आए हैं आप। अब जैसे मान लीजिए आज जो भी आपकी एज है, मान लीजिए 20 से लेकर 30 साल की एज के बीच में होंगे, या थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो अब जो एज है, इस उम्र के बाद अब जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, पैसा कमाना चालू करा, और वो पैसा कमा कर आपने क्या है, ये तो तिजोरी भर ली अपनी। ठीक है, तिजोरी ना भर कर आपने क्या करा, या प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है, और प्रॉपर्टी खरीद के ये ज़मीन खरीद ली, और ज़मीन खरीद कर आप क्या कर रहे हैं, पूरे जीवन भर ज़मीनें खरीदते रहे, और एक दिन जब आप 60-70 की उम्र के हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होंगे, नमस्ते टाटा बाय बाय कर देंगे इस दुनिया को। तो आपने इस दुनिया में क्या देखा, क्या सीखा, आप यहाँ पर आए हैं जीवन को भोगने, ये सारी चीज़ें करनी है। मान लीजिए तिजोरी में थोड़ा पैसा भी भरना है, ज़मीन भी थोड़ी थोड़ी खरीदनी है, परंतु ये नहीं कि सारा पैसा लगा दें यहीं। आपको सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, अपने जीवन का आनंद लेते हुए इस दुनिया से अलविदा करना है। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि हम हज़ारों सालों तक जिंदा रहेंगे, हम एक ना एक दिन जाएंगे यहाँ से। तो उससे पहले क्या होगा, जो दुनिया है इसको एक्सप्लोर भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया में आप क्यों आए हैं। अगर आप एक बार ढंग से भी सोचे ना इस चीज़ को बैठ के कि इस दुनिया में आप क्यों आए हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि भाई हम तो सिर्फ एक मैकेनिकल सिस्टम में पड़ गए हैं कि हमें पहले ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। और कभी भी हम इस चीज़ के लिए तो अपना कभी ज़िंदगी में कोई ये नहीं सोचता कि वो अमेरिका जाएगा, न्यूयॉर्क जाएगा, क्यों जाएगा, सिर्फ घूमने। और घूमने जाएगा तो वहाँ पे एंजॉय करेगा, देखेगा। वो ये सोचता है कि उसके पास पैसा आ जाए, उसके पास ये सारी चीज़ें आ जाए, वो प्रॉपर्टी खरीद ले, वो बैंक बैलेंस बना ले। एक्चुअली क्या होता है, सोचना और करना इज़ डिफरेंट थिंग। लोग सोच लेते हैं अमेरिका जाएंगे, पर वो जाने के लिए जो डिटर्मिनेशन चाहिए वो आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी चीज़ें। अब जैसे मान लीजिए आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन होंगे। आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो आपके पास 2 ऑप्शन ये होंगे कि 10 लाख रुपए या तो आप है ना अमेरिका घूमने में खर्च करते हैं, या फिर इसकी प्रॉपर्टी ले लें। तो आप क्या डिसीजन लेंगे, जनरली प्रॉपर्टी वाला डिसीजन लेंगे। परंतु इस 10 लाख रुपए में से 8 लाख की तो प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए, और 2 लाख रुपए घूमने में भी खर्च करने चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आप वापस नहीं आएंगे। एक बार निकल जाएंगे तो फिर वापस थोड़ी आएंगे, है ना। बाकी तो क्या होगा, जो आपके वंशज होंगे वो इस 10 लाख में से उड़ाकर फिर वो घूमने चले जाएंगे। आपने जो प्रॉपर्टी ली उसको बेच देंगे और फिर चले जाएंगे। तो उनको उनका जीवन जीने दीजिए, वो अपने हिसाब से कमाएंगे, बस उनको सक्षम बना के जाइए जाने से पहले। देखो आए हैं तो अभी से ही सोचिए जाने से पहले क्या क्या करना है। ठीक है, आ जाइए, चलिए। वो सब आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, और कमेंट से में लिख के भी बता सकते हैं कि आपकी क्या विशेष है, आप दुनिया में कहाँ घूमने जाना चाहते हैं। तो ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ देखते हैं। देखिए
अजमेर पाली राजसमंद जिले में स्थित यह अभ्यारण्य 1983 में घोषित किया गया। यह अभ्यारण्य 495 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में बघेरा, रीछ, जरख, नीलगाय, गींदड़ आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। अब देखिए केला देव अभ्यारण्य। केला देव सेंचुरी कहाँ पर है? ये है करौली में, ठीक है। तो करौली कभी जाएं तो करौली में केला देव तो जाना। केला देवी का माता का मंदिर भी है यहाँ पे, बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे दुनिया घूमने जाती है, तो आप भी इसको देख कर आना, ठीक है। जिस करौली जिले में स्थित है, 1983 में घोषित यह अभ्यारण्य 676 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में बघेरा, रीछ, जरख, सांभर एवं चीतल पाए जाते हैं। आज ये नेक्स्ट देखते हैं सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। अब देखिए सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है उदयपुर में, है ना। उदयपुर रियासत के आखेट स्थल के लगभग कितने 5.2 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में ये 1987 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इस अभ्यारण्य में हमें सांभर, चीतल, चिंकारा, देखो आपने कुछ नोटिस किया कि उदयपुर वाले साइड में क्या मिल रहा है? सांभर, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, जंगली सुअर ऐसे आदि मिलते हैं देखने को। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। अब सवाई मानसिंह कहाँ पर है? सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर, ठीक है। सवाई से सवाई याद कर लीजिए, ठीक है। सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर, ठीक है। हालांकि सवाई मानसिंह अस्पताल भी है, SMS हॉस्पिटल जिसे बोलते हैं, तो वो मत चिपकाया ना कि सवाई जयपुर, ठीक है। सवाई माधोपुर में है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। अब नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? नाहरगढ़ है जयपुर में, ठीक है। जैविक बायोलॉजिकल पार्क है ये, कभी आप जाएँ तो यहाँ पर जरूर घूम कर आएँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, वन्य जीव संरक्षण। देखिए हमने नेशनल पार्क देखे, राष्ट्रीय पार्क देख लिए, अभ्यारण्य हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाघ संरक्षित क्षेत्र, मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज, है ना। कौन कौन से? प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। आ जाइए इनको देखते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है बीसलपुरा टोंक में। ये आपको पता होना चाहिए इनकी लोकेशन। एक्चुअली क्या, बीसलपुरा राज्य का क्या था? प्रथम संरक्षित क्षेत्र था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको याद रखना है, पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। अब देखिए जोहड़ बीड़, ये कहाँ पर है? ये है बीकानेर में। तीसरा कौन सा है? सूंधा माता संरक्षित क्षेत्र। अब देखिए सूंधा माता संरक्षित क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो सूंधा माता है ये कहाँ पर है? जालोर प्लस सिरोही, ठीक है। सिरोही पड़ता है। और यहाँ पे क्या है? राज्य का पहला रोप वे बनाया गया था, ठीक है। रोप वे क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये दो पहाड़ है, पहाड़ A पहाड़ B, ठीक है। अब इस पहाड़ की चोटी पर क्या लगा देंगे? एक तार लगा देंगे और इसके नीचे एक इस तरीके से मतलब ये मान लीजिए बॉक्स सा होगा, इसमें बैठने के लिए या खड़े होने के लिए जगह होती है। तो ये क्या है? आपको नीचे लेके जाता है या फिर ऊपर लेके जाता है ना। कई बार आपने देखा होगा इस तरीके पहाड़ों पे लगे रहता है, तो इसे रोपवे बोला जाता है। तो ये पहला रोपवे कहाँ लगाया गया था? ये सूंधा माता मंदिर पे ही लगाया गया था, जालोर में, ठीक है। और ये क्यों फेमस है? ये भालू के प्रजनन स्थल के लिए फेमस है, भालू के अभ्यारण्यों के लिए फेमस है। भालू का अभ्यारण्य एकमात्र कहाँ पर है? यहीं सूंधा माता मंदिर जालोर में फेमस है। एग्जाम में अगर आ जाए भालू से रिलेटेड तो सूंधा माता मंदिर जालोर चिपकाया ना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जालोर एवं सिरोही में। अब देखिए गूढ़ा विश्नोई संरक्षित क्षेत्र, ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। गूढ़ा विश्नोई आप जानते ही हैं विश्नोई कहाँ के फेमस है? जोधपुर के, तो इसलिए गूढ़ा विश्नोई जोधपुर। पांचवा शाकंबरी किधर के? शाकंबरी के चौहान, सीकर झुंझुनू की तरफ। तो वैसे भी आप इसका कर आएंगे। देखो नाम से ही आपको लोकेशन का पता चलता जाएगा। अब जैसे मान लीजिए गोगे लाभ संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? नागौर के अंदर, ये पूछे जा सकती हैं आपसे। अब देखिए बीड़ झुंझुनू संरक्षित क्षेत्र, ये कहाँ पर है? झुंझुनू में। रोटू संरक्षित क्षेत्र, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र है, सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र है। कहाँ पर है? नागौर में। तो यहाँ से क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए उम्मेदगंज पक्षी विहार, उम्मेदगंज कहाँ पर है? पक्षी विहार कोटा के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि उम्मेद से लगता है उदयपुर तो नहीं है, पर उदयपुर नहीं है, इसका कोटा है। नाम से सोचेंगे तो आप उदयपुर में चिपका सकते हैं, पर उदयपुर में नहीं चिपकाना है। उम्मेदगंज आ जाए, गंज आ जाए तो गंज मतलब कोटा कर आना, ठीक है, याद रख लेना। जवाई बांध संरक्षित क्षेत्र। अब देखिए ये जवाई बांध है, ठीक है। आपने लूनी रिवर का नाम सुना होगा, लूनी नदी है, ये लूनी नदी बहकर आ रही। ये हो गया पाली रीजन में, ठीक है। पाली में ही निकलती है जवाई रिवर, और ये कौन सी हो गई? लूनी रिवर, ठीक है। अब ये जवाई रिवर है, इसी पर क्या है? एक डैम बना दिया यहाँ पर, मान लीजिए, ठीक है। अब जो ये डैम बनाया गया है, ये क्या काम करता है? ये इसलिए पानी को रोककर और मतलब पानी का
अपन क्या करते हैं इस्तेमाल करने के लिए बिजली, इरिगेशन, इस तरीके से पानी को बचाते हैं कि उसका हम इस्तेमाल कर सकें बिजली का प्रोडक्शन करने के लिए, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है। उसे मल्टीपर्पज़ डैम बोला जाता है। अब ये देखिए ये लूनी की सहायक नदी हो गई कौन सी, जवाई, और इस पर एक डैम बना दिया तो उसी के नाम पर इसका नाम जवाई बांध आ गया, है ना। और जवाई बांध आ गया और इसी रीजन में क्या होगा, ये प्रोटेक्टेड एरिया कहलाया। तो जवाई बांध संरक्षित क्षेत्र जो उसके आसपास का एरिया है वो सारा कहाँ आएगा, पाली के अंदर आएगा। आपको याद रखना है, नाम से देखो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बंसियाल, है ना, बंसियाल खेतड़ी संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है। ये अच्छे से याद रख सकते हैं। आ जाइए अब देखिए जैव विविधता पार्क। जैव विविधता पार्क मतलब बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क। राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया था। कौन सा अधिनियम है, 2010 का अधिनियम है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जैव विविधता बोर्ड कब स्टैब्लिश किया गया था, 14 सितंबर 2010 को। पार्क्स, देखो पार्क्स कौन से हैं, कायलाना जैव विविधता पार्क कहाँ है, कायलाना। कायलाना आपको याद रखना है, जोधपुर के अंदर है। लोकेशन याद रखनी है, नाम याद रखना है। कायलाना बायोडाइवर्सिटी पार्क लोकेटेड कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। नाहरगढ़ बायोडाइवर्सिटी पार्क लोकेटेड कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। ठीक है, सज्जनगढ़ जैव विविधता पार्क कहाँ पर है, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ बोलिए, उदयपुर। उदयपुर याद आ जाएगा। कायलाना से याद करना है जोधपुर, नाहरगढ़ से जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, ऐसे याद रखेंगे आपको। अब देखिए स्टूडेंट, जैव विविधता विरासत स्थल, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। इसमें क्या है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हमारे पास में दो एक्ट है। एक तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है, और दूसरा है राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2010। जो 2002 का एक्ट है ये प्रोविज़न देता है कि जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये क्या करेगी, टाइम टू टाइम, समय समय पर कंसल्टेशन करेगी किसके साथ में, लोकल बॉडीज़, जो लोकल निकाय होते हैं ना उनके साथ में, और ऑफिशियल गजट में ये नोटिफाई करेगी कि ये वाले क्षेत्रों को हमें बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस मतलब घोषित करना चाहिए। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में ये जगह क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए, और जो 2010 वाला रूल है ये क्या बताता है कि एक बोर्ड गठित करेंगे, बोर्ड बनाया जाएगा राजस्थान के, है ना। तो ये क्या करेगा, ये कंसल्टेशन करेगा किसके, लोकल बॉडीज एंड अदर की स्टेक होल्डर के साथ में क्या होगा, डिस्कशन कर किसी एरिया को क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के रूप में डेवलप किया जा सकता है। और इसके लिए क्या होगा, ये एक रिकमेंडेशन भेजेगा, जो बोर्ड होगा ना वो एक रिकमेंडेशन देगा, और इस रिकमेंडेशन को जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ डिस्कस करके, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके जो रिकमेंडेशन किसने भेजी है, बोर्ड ने भेजी है, तो फिर ये गजट में नोटिफाई कर सकते हैं कि हमें इस एरिया को बायोडाइवर्सिटी मतलब हेरिटेज के रूप में डेवलप करना चाहिए। ठीक है, अब इसलिए इन्होंने जो रिकमेंडेशन भेजी है फर्स्ट फेज इसके में, तो वो कौन कौन सी है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के लिए वो ये भेजी है। कौन कौन सी है, पहला है आकाल वुड फॉसिल पार्क। कहाँ पर है ये, जैसलमेर में। आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है केओलर की नाल, कहाँ पर, उदयपुर। उदयपुर के दो हैं, एक रामकुंद्रा। ठीक है, केओलर की नाल, नाल क्या होते हैं, पासेस होते हैं, जैसे दो माउंटेन्स हैं, इन दोनों के बीच के जो पास होते हैं आने जाने के लिए इधर से उधर, उसको नाल कहा जाता है। ठीक है, तो केओलर की नाल कहाँ पर, उदयपुर में। रामकुंद्रा उदयपुर का। चौथा हो जाएगा नाग पहाड़। नाग पहाड़ यहाँ से क्या निकलती है, लूनी रिवर निकलती है, आपको अच्छे से पता होगा, ये कहाँ है, अजमेर में। और पांचवा हो जाएगा चापोली मनसा माता। तो चापोली मनसा माता कहाँ पर है, झुंझुनू का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये पाँचों के पाँचों नाम और पाँचों जगह जिसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने की बात करी जा रही है, तो ये कहाँ पर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए राजस्थान के मृगवन, यहाँ से अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक आप क्या करें, तब तक आपसे पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या है इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बताइए राजस्थान में कितने, बहुत ही कितने नेशनल पार्क्स हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑप्शन हो जाएगा आपके ए ऑप्शन में आपके पास में 10, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 3 और फोर्थ ऑप्शन 1। राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, 10 हैं, 5 हैं, 3 हैं या 1 है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सब लोग खुश रहिए, बाय।